बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गुलशन है। खुशी से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं थे क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली थी और एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली थी जिसे मैं पसंद करती थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले ज़हीर नाम के लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। ज़हीर और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने नौकरी पर जाना शुरू किया था। नौकरी करने का मुझे बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। नाम सिर्फ 4 बहनें थीं। मेरे घर में सबकी शादी हो चुकी थी और सब लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए तरसाया नहीं था, हमेशा मुझे बहुत खुश रखा। मेरे शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं नौकरी करने की गई तो मैंने देखा वहाँ पर एक लड़का काम करता था, इसका नाम ज़हीर था। मुझको पहले ही दिन वो अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों की तनख्वाह भी बराबर थी क्योंकि वो मुझसे 2 माह पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका था। मुझे वहाँ नौकरी करते हुए 3 माह हो चुके थे। अब मेरी उसके साथ अच्छी राह रस्म बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे और चाहते थे कि हमारी शादी एक दूसरे के साथ हो जाए। मैं ज़हीर से शादी के लिए तैयार थी क्योंकि मैं जानती थी मेरे घर में अब मेरी ही शादी का नंबर है। ज़हीर कहता था मेरे घर में मेरे अभी 2 भाई और हैं, पहले इनकी शादी हो जाए फिर मैं अपनी शादी करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगता कि छोटा भाई बड़े भाइयों की शादी से पहले अपनी शादी की बात घर में करे। और वैसे भी मैं अपनी माँ का एक बहुत बाअदब और अतात गुजार बेटा हूँ। दोनों भाइयों का रिश्ता लग चुका है। इन दोनों की शादी 6 माह बाद होगी। जब इनकी शादी हो जाएगी तो मैं अपने रिश्ते की बात कर लूँगा। इस वक्त मेरे लिए रिश्ते की बात करना बिल्कुल ठीक होगा। ज़हीर की बात से मैं भी मुत्तफ़िक थी। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं भी कुछ वक्त और नौकरी करके अपने शौक़ को पूरा करना चाहती हूँ। मगर मेरे वालिदैन कहने लगे अब तुम्हें नौकरी करते हुए 3 माह गुजर चुके हैं और वैसे भी जिस लड़के को हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो खुले जहन के लोग हैं। इसके घर में तुम्हें किसी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें नौकरी करने की भी इजाज़त देंगे। अपने वालिदैन की बात सुनकर मुझे खामोश होना पड़ गया क्योंकि अब मैं अपनी नौकरी का भी बहाना नहीं कर सकती थी। मेरे वालिदैन चाहते थे कि 6 माह के अंदर अंदर मेरी शादी हो जाए। मैं चाहती थी 6 माह किसी तरह से पूरे हो जाएं और ज़हीर के भाइयों की जैसे ही शादी हो इसके बाद ज़हीर अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से आकर बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बताया था उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख फ़िक्स कर दी है। जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो वो लोग बहुत परेशान हुए। कहने लगे तुम किस बात के लिए रो रही हो? तो मैंने इन्हें पूरी बात बता दी क्योंकि अब मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मेरी मंगनी करवा रहे थे। जब इन्हें पूरी बात पता चली तो मेरे अब्बू ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे बेटा अगर तुम अपनी मर्ज़ी हमें पहले बता देती तो शायद हम तुम्हारा रिश्ता इस लड़के के साथ तय न करते। अच्छा ठीक है, तुम हमें इस लड़के के बारे में बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। मैंने ज़हीर का फ़ोटो अपने माँ बाप को दिखाया तो इन्हें ज़हीर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि हम एक बार ज़हीर से मिलना चाहते हैं। मैंने ज़हीर से बात करके इसे कहा कि वो मेरे वालिद से बात कर ले, मेरे वालिद इससे मिलना चाहते हैं। ज़हीर मेरे वालिद से मिलने के लिए तैयार हो गया था। इसने मेरे वालिद से मिलकर बात की कि वो भी मेरी अपने बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। ज़हीर से मिलकर और ज़हीर के बारे में सब कुछ जानकर मेरे वालिद बहुत खुश तो हुए थे, मगर मेरे वालिद का कहना था कि अभी इसकी तनख्वाह बहुत कम है, हमें लगता है कि वो अपनी तनख्वाह से तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। मगर मैंने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि मैं ज़हीर के साथ जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। हम दोनों मिलकर खाएंगे, चटनी से रोटी खा लेंगे, मगर हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होगा। फ़िलहाल मेरा रिश्ता जहाँ पर मेरे वालिदैन ने लगाया था वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था और अब मैं बहुत खुश थी कि ज़हीर के भाइयों की जैसे ही शादी हो जाएगी वो अपने घर पर मेरे बारे में बात करेगा। 6 माह गुजरते पता भी ना लगा और जब ज़हीर ने अपने माँ बाप से मेरे बारे में बात की तो इन लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात की थी। उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारे लिए पहले ही लड़की तलाश कर चुके हैं मगर तुम्हें बताया नहीं था। ज़हीर ये बात सुनकर गुस्सा हो गया था। वो अपने वालिदैन पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि मैं शादी करूँगा तो गुलशन से ही करूँगा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसकी माँ ने कहा कि वो लड़की तुम्हारे साथ नौकरी करती है, वो इस घर को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियों का दिमाग हमेशा घर से बाहर ही होता है। इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि मैं इसके घर को अच्छी तरह से संभाल लूँगी और इसके वालिदैन की भी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगी। कई दिन की बहस के बाद बड़ी मुश्किल से ज़हीर के वालिदैन हम दोनों की शादी के लिए मान गए।
और फिर कुछ माह बाद ही मेरी ज़हीर से शादी हो गई। ज़हीर भी मुझे पाकर बहुत खुश था। ज़हीर के दोस्तों ने जी भर के डांस किया। सारी रात धूम धड़क्का चलता रहा। हमारा कमरा गली के बाहर ही खुलता था। ज़हीर के दोस्त गली में ऊंची आवाज़ से डेक लगाकर बैठे थे और हर थोड़ी देर बाद एक पटाखा छोड़ देते। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। सुबह उठी तो हर आंख मुझ पर ही थी। अल्लाह अल्लाह करके वलीमे का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेरी कुछ जान छूटी। मेरी ज़िंदगी ज़हीर के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी एक दोस्त थी निशा, जो मेरी शादी पर आई थी और इसने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। निशा की मंगनी हो चुकी थी। इसकी शादी में अभी वक्त था। निशा के भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसके वालिदैन बचपन में ही दुनिया से जा चुके थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पहले तो हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिल लिया करते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी इससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन निशा मेरे घर आई थी और इसके साथ इसका भाई भी आया था। मैंने इसे भी घर के अंदर बुला लिया था और वो मेरे शौहर के साथ बातें करने के लिए बैठ गया था, जबकि निशा मेरे कमरे में बैठी हुई थी। इस वक्त मेरे कमरे में मेरी नंद रेदा आ गई और वो भी निशा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसने निशा से बहुत अच्छी जान पहचान बढ़ा ली थी। मेरी दोस्त निशा कहने लगी कि रेदा तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा था हाँ, मेरी नंद मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती है। थोड़ी देर बाद बैठकर निशा और इसके भाई हमारे घर से चले गए थे। मैं बड़ी हैरान थी कि निशा कई बार मेरे मेके भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई थी और हम दोनों भी एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करते थे। तब तो कभी निशा अपने भाई को अपने साथ नहीं लेकर आई थी। तो आज मेरे ससुराल में इसके भाई का यहाँ आना मुझे कुछ खटक सा रहा था। न जाने क्या बात थी। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और मैं रिदा को आवाज़ लगाने लगी। रिदा शायद कमरे के अंदर कुछ कर रही थी, इसे मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। इसने और मैंने खाना नहीं खाया था, जबकि हम लोग बाकी सबको खाना दे चुके थे। मैं ज़्यादातर रिदा के साथ ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि मेरे शौहर लेट नाइट घर आते थे। आज इतवार था, इसलिए वो घर में ही मौजूद थे। मैं रिदा के कमरे में गई तो देखा वो मोबाइल में बहुत मसरूफ़ थी। न जाने वो मोबाइल में क्या कर रही थी। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने जब इसके कमरे में जाकर इसे पुकारा तो इसने घबरा कर मुझे देखा और मोबाइल तकिए के नीचे छुपा दिया। मैंने कहा कि आओ हम दोनों खाना खा लेते हैं, तो मेरी बात सुनकर जल्दी से अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर मेरे साथ खाना खाने के लिए नीचे आ गई। मैं इसी दिन के बाद से ही मैंने रिदा के अंदर बहुत तब्दीलियाँ देखी थी। न जाने रिदा को क्या हो गया था। वो पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि फिर से निशा और इसका भाई हमारे घर आ गए। मैंने निशा से पूछा, क्या तुम अपने भाई के साथ ही हर जगह जाती हो? तो कहने लगी कि नहीं नहीं, जब भी मैं तुम्हारे आने की बात करती हूँ तो मेरा भाई कहता है चलो मैं अपनी तरफ से तुम्हें गुलशन के घर छोड़ देता हूँ। यहाँ आसपास इसके दोस्त का भी घर है, वो मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने कहा चलो अच्छा है, इस बहाने तुम भी जल्दी जल्दी मेरे ससुराल आती रहती हो। कुछ देर तक अपने दोस्त के पास बैठने के बाद इसका भाई फिर से हमारे घर पर आ गया था। इस बार मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने इन दोनों को अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं जल्दी से किचन में जाकर निशा और इसके भाई के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी। इस वक्त मेरी सास पड़ोस में गई हुई थी और मेरे ससुर अपनी दुकान पर थे। सिर्फ रिदा और मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं था। रिदा कहने लगी, भाभी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। इस तरह वो मेरे साथ मदद करने लगी और इसके बाद वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें तैयार करके मेरे कमरे में जाने लगी। मैंने देखा रिदा ने अचानक अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने इसके चेहरे पर गौर किया तो देखा इसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप भी कर रखा था। रिदा की ऐसी हरकतों से मैं हर बार चौंक जाती थी। मेरी दोस्त और इसका भाई हमारे घर से जा चुके थे। अब की बार निशा को मेरे घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। रिदा मुझसे पूछने लगी थी कि आपके दोस्त को आए हुए काफ़ी दिन हो गए, आप इनको हमारे घर बुला लो। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे इसका इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। वो खुद तो आती ही है और साथ में अपने भाई को भी लेकर आई है। न जाने से क्या हो गया है, पहले तो वो अपने भाई को लेकर नहीं आती थी। रिदा मेरी बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन तब्दीली तो मुझे रिदा के अंदर भी बहुत लग रही थी। पहले वो मेरे साथ घर के काम में मसरूफ़ रहती थी, लेकिन अब वो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी। मैंने सोचा चलो अच्छा है, रिदा खुश रहती है तो मेरे साथ भी बहुत कम वक्त गुजारती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरी सास ससुर का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, क्योंकि इन लोगों को यकीन हो गया था कि इनकी बहू के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और अब लोगों का भरोसा जीत लिया था। मैं सबकी बहुत खिदमत करती थी। रिदा कॉलेज में पढ़ रही थी। पहले वो कभी कभी कॉलेज आया करती थी,
लेकिन अब मैंने देखा तो वो बाकायदा कॉलेज आ रही थी और वो बहुत अच्छे से बन संवर कर कॉलेज जाने लगी थी। मुझे इसकी हरकतें बड़ी ही अजीब लगने लगी थी। एक दो बार मैंने इससे पूछा भी कि आखिर इसके अंदर तब्दीली आने का क्या मकसद है, तो इसने कहा था कि भाभी आप गलत सोच रही हैं, मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, मैं तो बिल्कुल पहले की तरह हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अभी तक अपने मेके नहीं गई थी। अब की बार मैंने सोचा था कि मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने मेके जाऊँगी। मेरे सास ससुर और शोहर ने तो मुझे मेके जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं बहुत खुश थी और अपने मेके में पूरा 1 हफ्ता गुजार कर आई थी। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा रिदा बहुत उदास उदास सी थी। मैंने अपनी सास से भी पूछा था कि रिदा को क्या हुआ है। मेरी सास ने कहा था ना जाने से क्या हो गया, बस कॉलेज से आने के बाद इसी तरह खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती है, अब तो घर का कोई काम भी नहीं करती। एक दिन मैं अचानक रिदा के कमरे में चली गई तो मैंने देखा था कि वो बुरी तरह से रो रही थी। जब मैंने इसे रोते हुए देखा और इससे सवाल किया कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी कि मेरी आंख में कुछ आ गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। रिदा मुझसे हमेशा झूठ बोलने लगी थी। पहले इसके अंदर खुशी भरी होती थी और अब इसके अंदर गम भरे तब्दीलियाँ थीं। न जाने क्यों वो गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। मैं तो इसके ऐसे बदलने पर बहुत परेशान थी। वो जैसी दिखती थी ऐसी ही कुछ नज़र आती थी, क्योंकि शुरू से ही वो ज़्यादातर अपने घर में ही रही थी। बाहर की दुनिया इसने ज़्यादा नहीं देखी थी। वो बहुत मासूम और भोली थी। मेरे साथ भी वो बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। लेकिन जब से वो ज़्यादा खुश रहने लगी थी तब से इसने मुझसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं रिदा की तरफ से बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी नज़रें अब रिदा पर ही जमी रहती थी। एक बार तो घर में शोर मच गया जब मेरे ससुर ने बताया कि इनके कुर्ते की जेब से पैसे चोरी हो गए हैं। मेरी सास घबरा गई। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि घर के अंदर आपके पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं, आपके पैसे तो ज़रूर किसी ने घर से बाहर ही चोरी किए हैं। मेरे ससुर कहने लगे, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी दुकान से जब आया था तो मेरे कुर्ते की जेब में 50,000 थे, मगर सास ना मानी और इस बात पर बस जिद रही कि किसी ने तुम्हारी जेब काट ली है। मेरे ससुर खामोश हो गए। 50,000 छोटी रकम न थी। कई दिन ससुर उसका गम मनाते रहे। मेरे शौहर ने भी यही शिकायत की कि इनके वॉलेट से भी पैसे चोरी हो गए हैं, और मेरे शौहर का भी यही कहना था कि वो दफ्तर से जब घर आए थे तब इनके पर्स में 20,000 थे, मगर अब तो खाली पर्स उनको मुँह चढ़ा रहा था। हम दोनों ही घर वाले इस बात से बड़े हैरान हो रहे थे कि आखिर घर के अंदर से ही हमारे पैसे कहाँ जा रहे थे। रिदा ही न जाने कहाँ खोई खोई रहती थी। अब हमें अपने पैसे अपने ही घर में बहुत संभाल कर रखने पड़ रहे थे। एक रात अचानक से मुझे दर्द उठने लगा। बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। फिर मैंने सोचा कमरे से बाहर निकल कर टहल लूँ, शायद तबीयत बहल जाए, कहीं शौहर की नींद खराब ना हो जाए। मैं आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर सहन में आ गई, लेकिन अचानक मेरी नज़र रिदा की तरफ गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रिदा के हाथ में पैसे थे और मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। रिदा ने जैसे ही मुझे बाहर देखा तो वो बहुत घबरा गई और इसने सारे पैसे अपने दुपट्टे में छुपा लिए। मैंने कहा कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो, सोई नहीं थी अभी? तो वो कहने लगी कि भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं अम्मी के कमरे में जाकर कुछ देर बैठ जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हें तो पता है कि इस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं। तो घबराती हुई आवाज़ में कहने लगी कि जी मुझे लगा वो जाग रहे होंगे। ये कहकर वो मुझसे नज़रें चुरा कर अपने कमरे में चली गई थी। अब मैं समझ गई थी आखिर घर में पैसे कौन चोरी कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं रिदा की शिकायत सब लोगों के सामने कर दूंगी और इससे भी पूछूंगी आखिर वो ससुर के पैसे क्यों निकाल कर ला रही थी। मैं दवाई खाकर सो गई थी। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगली सुबह मेरे लिए कितनी ख़तरनाक साबित होने वाली है। मैंने तो सोचा था मैं रिदा की सच्चाई सामने लेकर आऊँगी, मगर रिदा ने तो उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया था, क्योंकि सुबह इसने पैसों का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और सबकी नज़रों में मैं चोर बन गई। तभी रिदा मेरे पास आई और कहने लगी मुझसे दूर रहो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी समझती थी, अपनी दोस्त समझती थी, मगर मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक निकलोगी। मैंने ऐसे कहा तो रिदा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं इल्ज़ाम आप पर ना लगाती तो आप मेरी शिकायत कर देती। रिदा की बात सुनकर मैं इसे चौंक कर देखा और कहा कि इसका मतलब ये है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हें अपने ही घर में चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। रिदा बहुत बुरी तरह से रो रही थी और कहने लगी भाभी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं आपकी नज़रों में भी गलत नहीं बनना चाहती। मैंने रिदा से कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या बात है।
इसके मुझसे वादा लिया और मेरी बात सुनकर आप गुस्सा नहीं होंगी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं एक बहुत बुरी परेशानी में गुजर रही हूँ। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। फिर इसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे रिजा ने बताया कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मैं इसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो गई कि मुझे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। पहले मेरी इससे काफ़ी दिनों तक मैसेज से बात होती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने कॉल पर बात करनी शुरू कर दी और इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर दिया था। मैं कॉलेज के बहाने से मिलने जाती थी। एक दिन मुझे एक कैफेटेरिया में ले गया और मेरी तस्वीर बना ली और कहने लगा मैं तुम्हारी फ़ोटो अपनी बहन को दिखाना चाहता हूँ। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से तैयार होकर आना, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहता हूँ ताकि वो हम दोनों का रिश्ता तय कर सके। मैं अच्छे से तैयार होकर चली गई थी। वो मुझे एक घर में ले गया और वहाँ जाने के बाद इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया और बोला मेरी बहन आती होगी। मैंने ड्रिंक पी लेने के बाद जैसे ही ग्लास टेबल पर रखा तो अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई और इस लड़के ने मेरी वीडियो बना ली और मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो मेरी वीडियो सबको दिखा देगा। इसलिए मैंने घर से पैसे चुराए। रिदा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सादा लोगों की भी कोई ज़िंदगी नहीं होती। बेचारी अपनी सादगी की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने ये बात अपने शौहर और ससुर को बता दी और जब रिदा ने मुझे बताया कि सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी सहेली का भाई था तो मुझे और भी गुस्सा आया। पहले तो घर जाकर मैंने अपनी सहेली की खूब पिटाई की। उसका भाई मुझे देखते ही घर से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे शौहर पुलिस को साथ लेकर घर पहुंच चुके थे। मैं उस लड़के को सज़ा दिलवाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी और लड़की की ज़िंदगी वो बर्बाद कर सके। और फिर मैंने ये कहकर छोड़ा उसको 6 महीने की सज़ा सुनाएंगी। शायद ये कम थी मगर वो लोग हमारी मिन्नत समाजत करते रहे कि हम शर्मिंदा हैं। मेरे शौहर भी चुप कर गए। 6 महीने की सज़ा उसके लिए काफ़ी थी जो शायद दोबारा ज़िंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो सकें।